दशकों तक ग्लोबल एग्रीकल्चर ने बंजर जमीन से जबरदस्ती ज्यादा फसल उगाने के लिए भारी मात्रा में केमिकल इनपुट्स का सहारा लिया, लेकिन जमीन के नीचे उन केमिकल्स ने सिर्फ एक सूखी और बेजान मिट्टी छोड़ी है। अब पूरा फोकस वापस उस चीज पर जा रहा है जो खेती की असली दौलत है, यानी हमारी जिंदा और उपजाऊ मिट्टी। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसे समझने के लिए हमें पुराने समय की खेती के तरीकों को देखना होगा। सो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो 1960 के दशक से पहले खेती पूरी तरह से नेचर और जानवरों की मेहनत पर टिकी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति ने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के जरिए उस समय की ग्लोबल भूखमरी की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसने जमीन की जान निकाल दी और हमारी फूड चेन में कभी न खत्म होने वाले जहर घोल दिए। इस इकोलॉजिकल डैमेज का एक ही जवाब है, जैविक खेती की तरफ वापस लौटना। यह मिट्टी के स्ट्रक्चर को टेम्पररी केमिकल से बूस्ट करने के बजाय उसे अंदर से सुधारने के लिए बायोलॉजी बेस्ड तरीकों पर फोकस करती है। ऑर्गेनिक सिस्टम्स लंबे समय तक अच्छी पैदावार देने और एनवायरनमेंट से केमिकल को पूरी तरह निकालने का एक सीधा रास्ता है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग एक होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एग्रो इकोसिस्टम की हेल्थ को प्रमोट करता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल्स और मिट्टी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी शामिल है। इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 4 खास प्रिंसिपल्स पर टिके हैं। हेल्थ में मिट्टी, पौधे, जानवर और इंसान की सेहत। इकोलॉजी में लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करना। फेयरनेस, इसमें सभी शामिल होने वालों के लिए बराबरी। केयर्स, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। जब कोई खेत इन 4 पैरामीटर्स पर काम करता है तो उसके फायदे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी नेचुरली वापस आ जाती है। पशुपालन बहुत काम आता है क्योंकि इससे जरूरी खाद मिल जाती है, और क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से लोकल नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, इसीलिए किसानों की बाहरी लागत एकदम कम हो जाती है। नेचुरल साइकिल्स की रिस्पेक्ट करके किसान खुद को केमिकल्स की घटती बढ़ती कीमतों से बचा लेते हैं और मार्केट के लिए प्रीमियम और हाई वैल्यू फसलें तैयार करते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेस है ऑर्गेनिक खाद यानी गोबर की खाद। सिंथेटिक यूरिया के उलट कंपोस्ट मिट्टी के फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल बैलेंस और बायोलॉजिकल लाइफ तीनों को एक साथ रिस्टोर कर देती है। इसकी इंडोर विधि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एरोबिक प्रोसेस है, जिसमें एक फिक्स साइज की गड्ढे की जरूरत होती है और हवा के लिए इसे बार बार पलटना पड़ता है। इसके अपोजिट बेंगलोर विधि एनारोबिक प्रोसेस है, जिसे बिना पलटे सील कर दिया जाता है। वहीं नाडेप विधि में बहुत कम गोबर का यूज करके भारी मात्रा में कचरे को खाद में बदला जाता है। इन तीनों कंपोस्टिंग मेथड्स को मास्टर करने के बाद एक किसान उस चीज को अपने सबसे वैल्यूएबल एग्रीकल्चर एसेट में बदल सकता है, जिसे पहले सिर्फ कचरा माना जाता था। इस डिकम्पोजिशन को तेज करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचर के माइक्रोस्कोपिक हल चलाने वालों का यूज करती है, यानी केंचुए। खास तौर पर आइसेनिया फेटिडा जैसी चैंपियन स्पीसीज को कंपोस्ट बेड्स में डाला जाता है। इन केंचुओं को इस बेसिस पर बांटा जाता है कि वे मिट्टी में कहाँ फीड करते हैं। एपीजेक केंचुए सरफेस के कचरे को प्रोसेस करते हैं। एंडोजेक मिड लेवल पर काम करते हैं और एनएस गहराई में जाकर बड़े वर्टिकल लेव चैनल्स बनाते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है तो जो वर्मी कंपोस्ट बनता है वह केमिकली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। यह एक्टिनोमाइसेट्स, जरूरी प्लांट एंजाइम्स और ग्रोथ हार्मोन से फुल लोडेड होता है, जो कच्ची खाद में नहीं होते। ये बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज कच्चे कचरे को बहुत तेजी से एक न्यूट्रिएंट डेंस फर्टिलाइजर में बदल देती है। एक और बड़ी स्ट्रेटेजी है ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद। इसमें कुछ खास और तेजी से बढ़ने वाली फसलें उगाई जाती है, जिनका एक ही मकसद होता है, जब उनके पत्ते नर्म और हरे हों तब उन्हें वापस उसी खेत की मिट्टी में जोत कर मिला देना। इस प्रोसेस के लिए सनई, ढेंचा, ग्वार और लोबिया सबसे इफेक्टिव प्लांट्स है। उदाहरण के लिए सनई का जरूरी बायोमास तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर में 50 से 60 किलो बीजों की जरूरत होती है। इन खास पौधों को उगाने के लिए थोड़ा सा टाइम देकर किसान सच में खेत के अंदर ही अपना खुद का फर्टिलाइजर उगा लेते हैं, जिससे उन्हें बाहर से सिंथेटिक नाइट्रोजन खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दिखने वाले पौधों से अलग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक माइक्रोस्कोपिक वर्कफोर्स पर डिपेंड करता है, जिसे बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये वो जिंदा सेल्स हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे सीधे मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम दाल वाली फसलों की जड़ों के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। वहीं फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम मिट्टी में आजाद रहकर नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं। फॉस्फोरस भी एक मेन टारगेट है। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB और माइकोराइजा
और माइकोराइजा फंगस मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को घोलकर पौधों के लिए अवेलेबल कराते हैं। धान के खेतों जैसी पानी से भरी जगहों के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी और पानी में तैरने वाले फर्न एजोला का यूज एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्वेटिक बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। इन खास माइक्रोब्स को खेत में डालने से मिट्टी में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो जाती है जो खुद ब खुद बढ़ती रहती है। ये केमिकल यूरिया की तरह मिट्टी को एसिडिक किए बिना लंबे समय तक उसकी फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। जब फसलें बढ़ने लगती है तो उन्हें बायोलॉजिकल डिफेंस की जरूरत होती है। खेतों में जहरीले स्प्रे करने के बजाय ये स्ट्रेटेजी पेस्ट को मारने के लिए नेचर के ही शिकारियों का यूज करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए लेडी बर्ड्स और क्राइसोपर्ला जैसे कीड़े सॉफ्ट बॉडी वाले पेस्ट को खा जाते हैं। ट्राइकोडर्मा कार्ड्स का यूज करके ऐसे माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक वास्प छोड़े जाते हैं जो कीड़ों के अंडों को फूटने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्प्रे की जरूरत पड़े तो किसान बोटेनिकल बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तंबाकू, लहसुन और सबसे जरूरी नीम से बने एक्सट्रैक्ट्स बेहद इफेक्टिव होते हैं। नीम में पाया जाने वाला एक्टिव कंपाउंड एजाडिरेक्टिन सैकड़ों तरह के कीड़ों की फीडिंग और रिप्रोडक्शन साइकिल्स को तोड़ देता है। इन्हें अक्सर गौमूत्र जैसे ट्रेडिशनल रिप्लेंट्स और लाइट ट्रैप्स जैसे मैकेनिकल तरीकों के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि कीड़ों की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। बायोलॉजिकल डिफेंस एकदम सटीक तरीके से कीड़ों को खत्म करता है और सबसे बड़ी बात यह हमारे काम के कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे वो नेचुरल बैलेंस वापस आ जाता है जिसे केमिकल पेस्टिसाइड्स ने बर्बाद कर दिया था। ये सभी टेक्निक्स एक ही गोल की तरफ ले जाती है, टिकाऊ खेती यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल फार्मिंग का एक उसूल यह कहता है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन को खराब किए बिना अपनी आज की जरूरतें पूरी करनी होगी। अगर इसे मैथमेटिकली समझे तो असली प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू फसल की वैल्यू प्लस प्राकृतिक विरासत पर पड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन इन्वेस्टमेंट की टोटल कॉस्ट। अपने गहरे ट्रेडिशनल नॉलेज और अलग अलग क्लाइमेट जोन्स की वजह से भारत के पास इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल एडवांटेज है। यह बात 2016 में साबित भी हो गई थी जब सिक्किम दुनिया का सबसे पहला 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट बना था। इकोलॉजिकल फार्मिंग के तरीके हमारे ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन और मॉडर्न सॉइल साइंस को आपस में जोड़कर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। चलिए अपने कोर सिलेबस पॉइंट्स को लॉक कर लेते हैं। बेसिक्स के लिए इंदौर, बेंगलोर या नाडेप कंपोस्टिंग मेथड्स चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए आइसिनिया फैटिडा आपका प्राइमरी केंचुआ है। धान के खेतों में अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और नीम का एजाडिरेक्टिन आपका मेन बायोपेस्टिसाइड डिफेंस है। इन प्रोसेस के कंप्लीट और एग्जाम रेडी नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय।